हिंदी साहित्य के अमूल संकलन से आज सुनिए प्रवासी हिंदी लेखिका हंसादीप जी की लिखी हुई कहानी अधजले ठुड्डे। हंसादीप जी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं। 4 उपन्यास व 7 कहानी संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। चलिए सुनते हैं उनकी कहानी अधजले ठुड्डे। आज उसके काम का दूसरा दिन था। बैकयार्ड के रंग रोगन व झाड़ फूस साफ करवाने के लिए मैंने उसे बुलाया था। गर्मी में बाहर बैठने का आनंद लेने की तैयारी थी। पूरे 7-8 महीनों की ठिठुरती सर्दियों के बाद मौसम का बदलाव मन को भी बदल रहा था। आने वाले दिनों में अधिक से अधिक बाहर बैठकर खुली हवा में सांस लेने के लिए सफाई जरूरी थी। कई लोगों को फ़ोन करने के बाद इसे चुना था मैंने, जिसका नाम था लीवी। समय का पाबंद था वो। कल की तरह आज भी ठीक 9 बजे उसकी गाड़ी लग गई ड्राइववे में। साइट के गेट से वो पिछवाड़े आया। आते हुए ड्राइववे में पड़ा अखबार उठाता लाया। फ्रंट पेज पर मैं सांस नहीं ले पा रहा शीर्षक के नीचे बड़ा सा फोटो था। उस दृश्य के साथ जब पुलिस का पांव उस ब्लैक आदमी की गर्दन पर था और वो नीचे दबा हुआ था। विश्व भर में रंग भेद के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों से भरा हुआ था अखबार। यू सी बैड पीपल इन दिस वर्ल्ड। मैंने हामी भरी। दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं। ये जुमला मेरी ज़बान पर हमेशा रहता है। मैं चाहती तो सहानुभूति के 2 शब्द कह सकती थी। उसकी मनस्थिति का भान तो था मुझे, पर अपना काम करवाने की फिक्र ज़्यादा थी। उसका ध्यान हटाने के लिए तत्काल उसके हाथ से अखबार ले लिया। अनावश्यक बहस में पड़कर किसी के जख्मों पर नमक लगाने का फ़ायदा ही क्या। आज उसे क्या क्या करना है इसकी जानकारी देने लगी। अपनी सिगरेट के बचे अधजले ठुड्डे को कुचलते हुए सुन रहा था वो। उसके दांत भिज रहे थे। अखबार के दृश्य से उभरता उसका गुस्सा उसके पैरों में उतर आया था। वो टुकड़ा तो कब का राख होकर मिट्टी में मिल गया था, लेकिन लीवी अब भी शांत नहीं हुआ था। पैर से कुचलते रहना मंद होती चिंगारी की चमक को बुझाना नहीं था। शायद ये अपने पैरों तले दुनिया को रौंदने का सुकून दे रहा था उसे। कल जब पहली बार लीवी से मिली तो उसे देखती रह गई थी मैं। फ़ोन पर कुछ पता नहीं चला था कि किससे बात कर रही हूँ। बात करने वाले की आवाज़ भारी थी और बहुत सलीके से बात कर रहा था। ठीक 9 बजे गाड़ी आकर रुकी थी। मैंने उसे फ़ोन पर सीधे बैकयार्ड में आने को ही कहा था। जहाँ तक हो सके घर में लोग न घुसे तो ठीक लगता है मुझे। किसी को इस बात का एहसास ना हो कि यहाँ एक अकेली महिला रहती है। छोटे मोटे काम भी करवाने हों तो आने जाने में देखने में लोगों को घर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। इसी वजह से मैं अतिरिक्त सावधानी बरतती थी। सामने से आते हुए उसे मैंने देखा था। वो ब्लैक था, काला रंग, और कितना काला हो सकता है उसके शरीर को देखकर ये पता चला। लंबा और मजबूत, पहली नज़र पड़ते ही डर सा लगने लगा था। उसने भांप लिया। शायद इस प्रतिक्रिया का आदी हो गया था वो। कहने लगा, डोंट लुक एट मी, लुक एट माई वर्क। सही कहता है वो। ऐसा कहने की ज़रूरत पड़ी उसे क्योंकि उसकी शक्ल ही ऐसी है जिसे देखकर अविश्वास के भाव आ जाएं। आदमी खुद को पहचानने लगता है, खुद को बहुत अच्छी तरह आंक लेता है। वो जानता है कि कोई उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करता। काली चमड़ी और बड़े नथुने वाली नाक, गंजा सिर, हाथों में कामकाजी मटमैले दास्ताने और पैरों में भारी भरकम स्नीकर्स। उसकी कद काठी के सामने, नाटे कद की, मैं इस तरह खड़ी थी जैसे किसी हाथी के सामने कोई चींटी सिर उठाकर बात कर रही हो। किसी भी क्षण वो हाथी अपनी हथेली से मसल दे तो चींटी को चीखने का भी मौका न मिले और दुनिया से अलविदा कह जाए। उसके व्यक्तित्व से बाहर आने में कुछ पल लगे थे मुझे। न जाने किस देश से उसकी जड़ें जुड़ी हुई थीं, पर उसके तेवर साफ दिखाई दे रहे थे। एक कुशल कारीगर के तेवर। बेईमान की मिठास नहीं, ईमानदारी की तल्ख झलक दिखी थी। एक बार मेरा काम देख लो, फिर किसी और का काम पसंद ही नहीं आएगा तुम्हें। सच ही कहा था उसने। एक दिन में जितना काम निपटाया था, कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी कि उससे बेहतर कुछ हो सकता है। उसने अपने काम को अपनी ताकत बनाया। यह कौशल उसे जन्म से नहीं मिला है, बल्कि उसने अर्जित किया है। यही कहना चाहता है वो।
अपनी चमड़ी का रंग तय करना उसके हाथों में नहीं था। अपनी मोटी और फूली हुई नाक को भी वो आकार नहीं दे सकता था, जिसके लिए वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो कैसे उसकी अच्छाई या बुराई का पैमाना हो सकता है? उसका रूप रंग उसके भीतर की अच्छाइयों को नकार नहीं सकता। अपने काम के पूरे पैसे लेता है वो, कोई कोताही नहीं। जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोलता है, उसके सफ़ेद दांत मुस्कुराते हुए चमकने लगते हैं। लगता है सफ़ेद मोतियों की माला गूंथ दी हो किसी ने। मैं उसकी बात सुनते हुए उसकी दांतों की चमक में खो जाती हूँ और कहीं देखने लायक जगह ढूंढ नहीं पाती आँखें। जानती हूँ कि ऐसा सोचना उसके प्रति अन्याय है, मुझे रेसिस्ट बना देता है, पर मैं भी क्या करूँ? सफ़ेदी किसे नहीं भाती? या फिर यूँ कहूँ कि आँखों को सफ़ेदी अच्छी लगती है, फिर चाहे वो कागज़ की हो या चमड़ी की। मैं भी कोई गोरी चिट्ठी तो हूँ नहीं, दूध की धुली हूँ। कहावत नहीं, सचमुच। माँ ने दूध से खूब रगड़ रगड़ कर धोया था मुझे। बचपन में जब माँ मुझे दूध से नहलाती थी तो जितनी देर मेरे बदन पर दूध रहता था वे प्यार से देखती रहती, यही दुआएं देती कि रोज़ दूध से नहाएगी, ऐसे ही दूध जैसी गोरी हो जाएगी। मैं दूध से नहाती रही, जैसी थी वैसी ही रही, पर माँ के नज़रिए से कालापन चला गया था, तांबई रंग देकर। वो रंग जो इस विदेशी धरती पर मुझे बहुत सिक्योर करता था। ब्राउन कही जाती थी मैं, ना तो काले रंग पर होते अत्याचार सहने पड़ते मुझे, ना ही गोरे रंग की तानाशाही का आरोप लगता मुझ पर, ना ही चीन से कोरोना लाने की दोषी मानी जाती। ये भी जानती हूँ कि मुझसे बात करते हुए लोगों की नज़र मेरे दांतों पर भी न जाती होगी, क्योंकि वहाँ तो लीवी के दांतों जैसी सफ़ेदी नहीं है। चाय और कॉफ़ी के कप को निरंतर झेलते मेरे दांत मेरे ब्राउन रंग के साथ एकमेक हो गए थे। अगर किसी पैमाने से नापने लगूं तो लीवी से 10% बेहतर हूँ। मैंने भी कई बार अपने सामने खड़े गोरे लोगों को अपने से बहुत ऊपर पाया था, ग्लानि महसूस की थी। तब मेरे तेवर भी अपने काम की निष्ठा के कारण ही थे। रिटायर तो अब हुई हूँ, लेकिन लीवी की तरह खून के घूंट तो मैंने भी पिए हैं, एक बार नहीं कई बार। गायों और भैंसों के बीच रहते घोड़ों की चमड़ी लेकर घूमने वाली मैं रंगों की साजिशों का भी एक हिस्सा थी। वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन, श्वेत, अश्वेत और तांबई। गवाही देते हुए अपने देश का वो इतिहास भी अवचेतन में कौंधने लगता, जब अपने ही देश में अपने ही लोग कुचले गए थे। गोरे पैरों के काले जूतों की तबाही का तांडव, वो तलखी आज भी भीतर शेष है कहीं। लीवी अपनी काली चमड़ी का गुस्सा उन सब लोगों पर निकालता जिनकी चमड़ी उससे कई गुना उजली थी। मुझसे उसे किसी प्रकार का कोई बैर नहीं था, खुलकर बात करता। उसे हम दोनों में कुछ समानताएं दिखती होंगी शायद, तभी तो बेहिचक अपने गुस्से को जाहिर करता। उसका काम मुझे अच्छा लगने लगा था। बाहर के काम को उसने 2 दिन में निपटा दिया तो मुझे लगा कि घर के अंदर भी कई सालों से पुताई नहीं हुई है। दीवारें बदरंग होकर अपनी चमक बहुत पहले खो चुकी हैं। अब तो कहीं कहीं पलस्तर और गिरते रंग के कतरों के साथ अंदर का नंगापन झांकने लगा है। क्यों ना साथ ही साथ ये काम भी करवा लिया जाए। जब वो जाने लगा तब आज के काम के पैसे देकर मैंने उससे अंदर के रंग रोगन की बात की। उसने एक नज़र घर को देखा, अनुमान लगाकर पक्का किया कि यह 3 बेडरूम का मकान है। घर के बाहरी आकार को देखकर अंदरूनी लंबाई चौड़ाई का आभास था उसे। वो राजी हो गया। अगली सुबह आते समय रंग के तकरीबन 10 डिब्बे, ब्रश, रोलर आदि सामान खरीद कर लाने के लिए उसे $500 दिए। जैसे ही उसने नोट अपनी जेब के हवाले किए तो मुझे लगा कि अब वो लौट कर नहीं आएगा। अकेली महिला को देखकर लूटने का ये अच्छा मौका है उसके पास। लीवी पर उसके काम पर विश्वास करने के बाद भी मन का डगमग होना विस्मित करता रहा। ऐसे चेहरों पर तो पूरी दुनिया शक करती है, और मैं भी तो आखिरकार उसी दुनिया का हिस्सा थी। अपने मन को समझा भी रही थी कि अगर वो नहीं आया तो कोई बात नहीं, $500 के एवज में मुझे अकल तो आ जाएगी। अगली सुबह उठते ही उसकी प्रतीक्षा होने लगी थी। 9 बजने में 1 घंटा बाकी था और मेरी धुकधुकी चालू हो गई थी। अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए मैंने सोचा गली के कॉर्नर तक टहल आती हूँ, समय कट जाएगा और ध्यान भी भटक जाएगा। टहलते हुए देखा रोज़ की तरह आज सब कुछ साफ नहीं है। यहाँ वहाँ कागज़ के टुकड़े, पत्तियाँ और खाने की चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। 2-3 टिम हॉर्टन्स के कॉफ़ी कप भी लुढ़क रहे हैं। कचरे के डिब्बे ठसाठस भरे हुए हैं।
ढक्कन बंद ना हो पाने से तीखी गंध फैल रही है। आसपास पड़े सिगरेट के ठुड्डे बगैर कुचले फेंके गए लगते हैं। उन्हें देखते हुए एक पल के लिए मेरे कदम थम गए। उन ठुड्डों में मुझे कभी लीवी की तो कभी अपनी शक्ल दिखाई दी, एक ब्लैक और एक ब्राउन, जिन्हें कुचलने वाले पैरों को कभी एहसास भी नहीं होता कि वे किसी आदमी को कुचल रहे हैं या सिगरेट के टुकड़े को। तकरीबन आधा घंटा घूम घाम कर मैं वापस घर आ गई। चाय नाश्ता करके घड़ी के कांटों पर नज़र जाती उसके पहले कुछ आवाज़ें सुनी। खिड़की से देखा कि लीवी की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी पार्क करके उसी के जैसे दिखते 3 लोग उसके साथ दरवाजे की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। अब तक तो मैं अकेले लीवी से डर रही थी, मगर अब 3 और। उसने घंटी बजाई और कहा कि हम यहाँ का काम एक दिन में निपटा देंगे, इसीलिए पूरी टीम काम करेगी। धड़ धड़ करते वे लोग घर में घुसे तो मेरी सांस धौंकनी की तरह चलने लगी। वे कुल 4 और मैं अकेली। अब तो मैं चींटी भी नहीं रही थी। चारों मिलकर एक फूंक में ही मुझे उड़ा सकते थे। बैठक से काम शुरू कर दिया उन्होंने। किचन में बिना मतलब के कुछ भी इधर उधर कर रही थी। मैं टेढ़ी नज़र से जायजा लेती जा रही थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। कोई दीवार घिस रहा था, कोई कपड़ा बिछा रहा था, तो कोई डिब्बों से रंग निकाल रहा था। ना तो उन्होंने किसी सामान को खिसकाने के लिए बुलाया मुझे, ना ही मेरी कोई मदद मांगी। एक के बाद एक रंग के डिब्बे खाली होते रहे और वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते रहे। मैं हैरान थी, इतनी तेज़ी से इतना अच्छा काम हो रहा था। कमरे रंग रंगाकर चमकने लगे थे। जो सामान जहाँ था वापस वहीं रखते जा रहे थे। बीच बीच में उन्हें कोक, चाय, कॉफ़ी आदि के लिए पूछ रही थी मैं। वे खुश थे, खूब बातें कर रहे थे, वह ठहाके लगा रहे थे। मुझे भी बीच बीच में अपनी बातों में शामिल कर रहे थे। बातें करने का उनका बेबाक लहजा मुझे बरबसी हंसा देता था। लंच का समय हुआ तो वे सब आधे घंटे के लिए गए। लौट कर आए तो मेरे लिए भी एक पिज़्ज़ा की स्लाइस लेकर आए। मैंने पूछा, मेरे लिए क्यों? लीवी बोला, बिकॉज यू आर वेरी नाइस। मैं खिसिया गई। मेरे अंदर का वो सच छुपाए नहीं छुप रहा था कि मुझे तो तुम पर जरा भी विश्वास नहीं। पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन न जाने क्यों उस पिज़्ज़ा के स्लाइस ने मुझे आकृष्ट नहीं किया। लीवी की भलमनसाहत का आदर करते हुए मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था, ये सोचकर कि बाद में फेंक दूंगी। तेज़ी से काम हो रहा था। बीच में 2 बार उसने और रंग लाने के लिए पैसे मांगे। हर बार मेरे हाथ से जाते हुए नोट मुझे डरा कर जाते। यही लगता कि अब नहीं आएगा वो। जब वो बाहर जाता तो उसके साथी बाहर घास में बैठकर सुस्ता लेते। कुछ ही देर में वो लौट आता मुस्कुराते हुए। लीवी की दूध सी उजली हंसी अब मुझे बहुत अच्छी लगने लगती, मेरे विश्वास को बढ़ाती। उनका काम खत्म होते होते शाम के 7 बज गए। 2 दिन का काम एक दिन में खत्म करके अब वे जाने की तैयारी कर रहे थे। रंग रोगन के बाद हुई गंदगी को साफ करके हाथ धो रहे थे। मैंने लीवी को उसके पैसे दिए, टिप भी दी, ताकि वे चारों अच्छी तरह डिनर कर सकें। काम करने वाले का और काम करवाने वाले का रिश्ता अब सहज था। दिन भर घर में उन चारों के ठहाकों की रौनक थी। बहुत हंसाया था मुझे। घर के अंदर की एक एक चीज़ को लीवी सहित 4 लोगों ने देख लिया था, पर अब वैसा कोई डर मुझे कचोट नहीं रहा था। न जाने क्यों मुझे बार बार यही लग रहा था कि लीवी मुझे पहले क्यों नहीं मिला। कई बार छोटे मोटे काम करवाने के लिए मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। जाते हुए मैंने उसे बाहर लॉन में सिगरेट के कश लगाते हुए देखा। बरबसी मेरे मन में उत्कंठा जागी कि देखूं तो सही इस समय सिगरेट के अधजले ठुड्डे को वो कुचलता है या नहीं। उसने वो सिगरेट का टुकड़ा बुझने तक थामे रखा और फिर पास रखे कचरे के डिब्बे में फेंक कर गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। मैंने संतोष की सांस ली कि उसके मन में मेरे लिए कोई गुस्सा नहीं है। मैं अपने मन की बात को दबा कर रख पाई थी। मैंने फ्रिज में से उसका लाया पिज़्ज़ा निकाला और गर्म करके खाना शुरू किया, मानो लीवी यहीं कहीं कमरे में मौजूद हो और देख रहा हो कि मैंने उसकी ट्रीट का आदर किया। मेरे सामने अब उसके सफ़ेद दांत ही नहीं, उसका पूरा व्यक्तित्व था, उजली किरण से भी उजला। अभी आप सुन रहे थे हंसादीप जी की लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत कहानी अधजले ठुड्डे। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।